नमस्कार। शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। सामान्य जीवन में एक कहावत है, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थूक। ये बात कांग्रेस पे भी लागू होती है। कांग्रेस पे इसलिए ये बात आई क्योंकि इनका जो सिंधिया राजवंश से जो नाता रहा है वो ऐसे ही रहा है कि जब इनका काम पड़ा तो सिंधिया पूजनीय, सिंधिया आदरणीय, सिंधिया प्रातस्मरणीय, और जब इनका काम नहीं बना या काम निकल गया तो सिंधिया गद्दार। तो ये बात क्यों उठी? अभी हाल ही में जब प्रियंका गांधी जी ग्वालियर आई कांग्रेस का चुनावी घमासान को थोड़ी हवा देने, तो फिर वही सिंधिया गद्दार का शगुफा वो हवा में आ गया। हमेशा की तरह आदत है कांग्रेसी नेताओं की। तो लगा कि थोड़ा देखा जाए गद्दार कौन है। तो मैं शुरुआत करता हूँ बगैर लाग लपेट के 1761 से। 1761 में एक आक्रांता आया विदेश से, अहमद शाह अब्दाली। इस पर पिक्चर भी बनी है। बड़ा खूंखार आक्रांता था ये। बड़ी बीभत्स मौत देता था भारतीय सैनिकों को, जो राजे रजवाड़ों की सेनाएं थीं उस वक्त। खंड खंड में बटे हुए थे राज्य हमारे। अनेक राजाओं को इसने सर कलम कर दिए, अनेक सेनाओं को रोनता हुआ चला आया। ये हजारों की संख्या में इसने सैनिक मार दिए। तब एक राणोजी सिंधिया थे, उन्हें राणोजी शिंदे उस वक्त कहा करते थे, जो मराठा के पेशवाओं के एक ओहदेदार थे बड़े। उनको सौंपा गया कि आप देखें, अहमद शाह अब्दाली से भारत को बचाएं। तो इनके 5 बेटे लोहा लेने के लिए पानीपत तक गए। अब आप देखिए कहाँ मराठा क्षेत्र है, मराठवाड़ा क्षेत्र है, कहाँ महाराष्ट्र है और कहाँ पानीपत है। ये राणोजी राव शिंदे के 5 सपूत ये चले और पानीपत तक खदेड़ के फेंक दिया अहमद शाह अब्दाली को। इसमें राणोजी राव शिंदे के 4 बेटे शहीद हुए। 5वें बेटे बचे महादजी राव सिंधिया। इन्होंने पहले उज्जैन में, बाद में ग्वालियर में अपनी राजधानी बसाई और ग्वालियर को अपने स्तर पर एक बढ़िया राज्य स्थापित किया। ये एक बड़ा योगदान है सिंधिया राजवंश का। अहमद शाह अब्दाली जैसे खतरनाक आक्रांता से बचाकर ये सिंधिया राजवंश ने जो अनेक अपनी कुर्बानियां सिरों की दी थी, वो कांग्रेस को नज़र नहीं आती। उन्हें एक ही याद है बस, 1857। 1857 की बात करें तो ये सब जानते हैं कि आज़ादी के पहले की जो दृश्यांकन जो रहा है सिंधिया राजवंश का, कांग्रेस का, कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुष्टीकरण पर आ चुकी थी और जीवाजी राव सिंधिया कट्टर हिंदू महासवाई थे। ये सब इतिहास में लिखा हुआ है। इसलिए कांग्रेसियों की कभी सिंधिया राजवंश से पटरी बैठी नहीं। लिहाजा इतिहासकारों को अपने पक्ष में, ये तो सही है कि अंग्रेजों से भी कितने मधुर संबंध थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के, सब जानते हैं, और वही प्रधानमंत्री बने। तो इतिहासकारों पर किसकी पकड़ रही होगी सब जानते हैं। और इतिहासकारों को समयानुकूल परिस्थितियों में कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है, उनको कैसे उनको अपने अनुकूल लिखवाने पर विवश किया जाता है, ये कांग्रेस से बेहतर कौन जानता है। और बस आ गया एक शब्द गद्दार। चलिए इस बहस में ना पड़ते हुए अब आज़ाद भारत की ओर आते हैं। ये परिवार गद्दार है ना कांग्रेस की नज़र में। तो अब सवाल ये उठता है कि जब भारत आज़ाद हुआ और कांग्रेस को, खासकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐसा लगा कि यदि ग्वालियर के सिंधिया राजघराने को कांग्रेस में कर लिया जाए तो कांग्रेस को मध्य भारत में, मालवा प्रांत में, उत्तर भारत में काफ़ी मजबूती प्राप्त हो सकती है, क्योंकि उन्होंने ये बड़ा क्षेत्र उन्होंने बचाया है आक्रांताओं से और सत्ताएं स्थापित की हैं बहुत सारी, कई लोगों के राज्य स्थापित किए हैं, सुचारू चलवाने के लिए मदद दी है। तो उन्होंने जीवाजी राव सिंधिया जी से एक से अधिक बार प्रयास किए कि आप कांग्रेस में आ जाएं, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने स्पष्ट कि मैं कट्टर हिंदूवादी और हिंदू महासवाई हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा। अंत में क्या हुआ, बड़े बड़े कांग्रेस के लीडरों ने संपर्क किनसे साधा, फिर तत्कालीन महारानी श्रीमंत विजयाराजे सिंधिया जी, उनसे संपर्क साधे। फिर उन्हें मनाया कि महाराज तो ठीक है वचनबद्ध हैं हिंदू महासभा के प्रति, आप तो सदस्य भी नहीं है किसी पार्टी की, आप कृपया आ जाइए। और ये बड़ा लंबा
अंतराल चला। खैर समय परिस्थितियां अपना प्रभाव डालती हैं, छोड़ती हैं। वो प्रभाव श्रीमंत विजयाराजे सिंधिया जी पर भी पड़ा और वे कांग्रेस में आ गई। कांग्रेस में उनका जो पहला चुनाव है वो है शायद 1957 में। देखिए आप, जो भाजपा की बहुत बड़ी नेता रही, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं, वो उनकी जो शुरुआत थी वो कांग्रेस से थी, विजयाराजे सिंधिया जी की। उन्होंने गुनाम से पहला चुनाव जीता 1957 में कांग्रेस के मैंडेट पर। और फिर क्या हुआ कि बहुत बड़ा हिस्सा भारत का, ये जो कहा ना, मालवा प्रांत, मध्य भारत प्रांत, उत्तर भारत, ये कांग्रेस के कब्जे में सिंधिया राजवंश के साथ में आ गया। और राजमाता साहब लगभग 1966 तक कांग्रेस में बनी रहीं। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस क्यों छोड़ी। 66 में छात्रों आंदोलन हुआ बहुत बड़ा। इस छात्र आंदोलन में डीपी मिश्रा की सरकार उस वक्त हुआ करती कांग्रेस की, द्वारका प्रसाद मिश्रे की। उन्होंने लाठीचार्ज के आदेश दे दिए। जब लाठीचार्ज हुआ छात्रों पर, खासकर ग्वालियर क्षेत्र में, तो राजमाता पे ये बात सहन नहीं हुई। उन्होंने इसका खुला विद्रोह किया। तो कांग्रेस को यह सहन नहीं हुआ कि हमारी पार्टी की सांसद और हमारे मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आदेश का विरोध करें। कांग्रेस को यह बात नहीं पची। और खासकर मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री डीपी मिश्र के कलेजे में ये बात चुभ गई कि राजमाता साहब उनके आभा मंडल में नहीं आ पा रही हैं। क्या हुआ, पचमढ़ी में अधिवेशन हुआ युवक कांग्रेस का, शायद अर्जुन सिंह उस वक्त उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। उस अधिवेशन में डीपी मिश्रा ने कुछ कह दिया उस आंदोलन को लेके कि तब राजमाता बन चुकी थी अम्मा साहब। कोई कटाक्ष कर दिया डीपी मिश्रा ने, सामंतवाद को लेकर उन्होंने कटाक्ष किया था। हालांकि उस वक्त एक सामंतवाद और भी थे, सामंत वो थे अर्जुन सिंह। राजमाता को ये बात चुभ गई। उन्होंने इस बात को टोका भी कि अर्जुन सिंह तुम जैसा युवा कैसे सहन कर गया डीपी मिश्र की इस बात को, मैं सहन नहीं कर सकती। भले ही मैं आज उम्र के उस ढलान पर हूँ जहाँ उम्मीद की जाती है कि लोगों का रक्त ठंडा होने लगता है। राजमाता साहब ने तत्काल प्रभाव से कांग्रेस को त्याग दिया और डीपी मिश्र की सरकार गिरा दी एक अकेली महिला ने। और जैसी सरकार गिराई, संघित सरकार की स्थापना हो गई। राजमाता के प्रयासों से संघित सरकार बन गई। बस जैसे ये हुआ, महल एक बार फिर गद्दार बन गया, सिंधिया गद्दार। किसके लिए? कांग्रेस के लिए। इस बीच संघ की नजर भी महल पर रही। जनसंघ के लोग भी राजमाता साहब की कार्यप्रणाली से प्रभावित थे। तो हुआ ये कि इस घटना के बाद से उधर से भी प्रयास हुए, इधर अम्मा साहब को भी अब कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देना था। तो ये रास्ता निकला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राजमाता साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आने जाने लगी और एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी शुरू हो गई। जनसंघ में भी वो बिल्कुल घोषित रूप से सदस्य बन गई और खुल के कांग्रेस को चैलेंज करने लगी। इससे नतीजा ये हुआ कि बहुत तेजी से फिर ये मालवा प्रांत, फिर ये मध्य भारत, फिर जो उत्तर भारत कांग्रेस के हाथ से निकलने लगे। तो सिंधिया थोड़े से और गद्दार हो गए कांग्रेस के लिए। अब क्या हुआ, इस बीच 71 का जो दशक है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। 71 में जनसंघ ने स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी को टिकट दिया गुना से, और माधवराव सिंधिया चुनाव जीते। अब ये माता और पुत्र दोनों जनसंघ में आ गए। माधवराव सिंधिया तो जनसंघ में ही आए सीधे, राजमाता साहब जरूर कांग्रेस छोड़कर आई थी, लेकिन हाँ, दोनों माता और पुत्र के जनसंघ में होने से जनसंघ में एक नई ताकत आ गई। एक बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश का और उत्तर भारत का ये जनसंघ की ओर चलने लगा। अब आई 1975। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सब विपक्षी नेताओं को जेल में ठूंस दिया। उनमें राजमाता विजयाराजे सिंधिया भी शामिल थी। लेकिन इंदिरा गांधी का ये सोच रहा कि राजवंशी ऐश्वर्य वैभव में पली राजमाता साहब जेल में ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगी, ये टूट जाएंगी। और इस
वक्त का लाभ उठाते हुए क्यों ना इन्हें वापस कांग्रेस में लाया जाए। तो इसके दबे छुपे प्रयास शुरू हो गए कि आप कहें तो आपको बाहर करा देते, आप कांग्रेस में वापस आ जाइए, आखिर कांग्रेस ही तो आपकी पुरानी पार्टी है। लेकिन राजमाता जिद की पक्की थी इस मामले में, उन्होंने कह दिया चाहे मृत्यु जेल में हो जाए, चाहे डाकुओं चोरों के साथ जेल में रहना पड़े, और रही वो, अब समझौता नहीं होगा। और नहीं हुआ समझौता। अब कांग्रेस क्या करे, संपत्ति, महल, ट्रस्ट, सब पे इन्होंने मतलब बिल्कुल छापे मारी और दुनिया भर का झंझावत खड़ा करना शुरू कर दिया साहब। पूरे परिवार पे राजनीतिक दबाव, कानूनी दबाव, पुलिस का दबाव। आखिर नेपाल में एक गतिविधि ऐसी पैदा हुई जिसने तत्कालीन परिस्थितिवश पुत्र के मन को हिला दिया, यानी माधवराव सिंधिया कांग्रेस में आ गए। और 77 में जब अगला चुनाव हुआ इमरजेंसी के बाद, तो माधवराव सिंधिया उगता सूरज एक चुनाव चिन्ह उनका रहा है, उनका सूरज चूंकि उनका एक पारंपरिक चिन्ह है उनका, तो उगता सूरज पे वो लड़े निर्दलीय रूप से और कांग्रेस ने समर्थन दिया। मतलब सदस्य बाद में बने कांग्रेस के माधवराव, पहले जीते हैं चुनाव और निर्दलीय जीते हैं, ये बताने के लिए कि हम अपना दमखम रखते हैं जीतने का। और जैसे ही वो जीते कांग्रेस के हो गए वो। अब कोई ये कहे कि माधवराव जी को कांग्रेस ने सब कुछ दिया, तो कांग्रेस से याद रखे माधवराव जी ने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया। इतना दिया कि माधवराव की सभाओं में भीड़ डटती नहीं थी, और वो जिस ओर खड़े होके कहते थे कि मुझे देखो मुझे, तो लोग उन्हें देखते थे और कांग्रेस में वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाता था। ऐसे माधवराव सिंधिया उस वक्त निधन को प्राप्त हुए जब उनके अंदर लोगों को भावी प्रधानमंत्री होने का मटेरियल दिखने लगा। ये बहुत बारीक चीज़ है, शायद मीडिया में पहला व्यक्ति है जो मैं कह रहा हूँ। उनका हवाई दुर्घटना में निधन कब हुआ, जब लोगों को उनके अंदर भावी प्रधानमंत्री होने का मटेरियल दिखने लगा था। और वाह, जहां उन्हें जाना नहीं था, जहां उनका कोई प्रोग्राम नहीं था, कांग्रेस ने वहां उन्हें भेजा। और आश्चर्य, जिस विमान से भेजा वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसमें मीडिया कभी मारे गए, उसमें महाराज भी निधन को प्राप्त हो गए। ये मैं कुछ ऐसा निधन मानता हूं जैसे संजय गांधी इंदिरा शासन के दौरान अपनी समानांतर सरकार चलाते थे। वो समानांतर सरकार, किसी मंत्री की हिम्मत नहीं थी, किसी पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी की हिम्मत नहीं थी कि वो संजय गांधी की बात को काट जाएं। लेकिन अचानक एक्सीडेंट हुआ और संजय गांधी निधन को प्राप्त हो गए। दूसरी घटना, अर्जुन सिंह के अंदर भी लोगों को एक भावी प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल दिखने लगा था। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक बन चुके थे कांग्रेस के, और मध्य प्रदेश में तो कई बार मुख्यमंत्री बने, और लोकसभा में भी उन्होंने जब अपना जलजला दिखाया। और जब कांग्रेस को लगा कि इनमें भी अब लोग प्रधानमंत्री का मटेरियल देखने लगे हैं, अचानक सुबह खबर आई अखबारों में कि उनको पंजाब का राज्यपाल बना दिया गया है। पंजाब का राज्यपाल कब? जब आतंकवाद चरम उत्कर्ष पर था, किसी नेता का पंजाब में रहना मुश्किल था, तब उनको अचानक पंजाब भेज दिया गया राज्यपाल बना के। तीसरा उदाहरण, प्रणब मुखर्जी, उनमें तो कांग्रेसियों ने भावी प्रधानमंत्री होने का मटेरियल देख लिया था, और लोग मानने लगे थे यदि ये हुए तो कांग्रेस का एक नया युग शुरू होगा। उनको राष्ट्रपति भवन में भेज दिया। तो मैं कांग्रेस की चीज़ों को बहुत बारीकी से अध्ययन करता हूँ। बहुत लोग करते हैं, मैं ही अकेला ना में विद्वान हूँ, कोई मुगालता नहीं है मुझे। लेकिन बात यही आती है कि जब माधवराव सिंधिया जी का निधन हुआ तो परिस्थितिवश उनके परिवार से किसी को तो आना ही था, और कांग्रेस भी जानती थी किसी टिकट किसी और को देंगे तो वो जीतेगा नहीं, तो टिकट मजबूरी बस ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दिया गया।
जिन्होंने राजनीति में भी कोई तैयारी नहीं की थी। ये वो घराना जिसने अटल बिहारी वाजपेयी जी को हराया, एक बड़ा नेता हमारे देश का, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी ख्याति थी, वो अटल जी को हराने का श्रेय भी सिंधिया राजवंश को ही जाता है, कांग्रेस के मैंडेट से। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया आदरणीय हो गए, पूजनीय हो गए, प्रातस्मरणीय हो गए। मैंने खुद देखा है, दिग्विजय सिंह स्वयं माला लेकर गुना के हनुमान चौराहे पे 2-2 3-3 घंटे वेट करते थे, महाराज साहब आ रहे हैं, महाराज साहब आ रहे हैं। मैंने खुद देखा है, ये दिग्विजय सिंह जी जो अनर्गल प्रलाप करते हैं ना महाराज के खिलाफ, मैंने देखा है, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, गवाह हूँ, उनके सामने बोलने की क्षमता रखता हूँ। हजारों लोगों ने देखा है कि सिंधिया जी लेट हो रहे हैं, 4 घंटे लेट, तो 4 घंटे दिग्विजय सिंह चौराहे पे खड़े हुए माला लेके ऐसे अटेंशन अपने सैकड़ों लोगों के साथ में। अब जब इन्हीं दिग्विजय सिंह जी की बातों में आके कमलनाथ जी ने कह दिया आ जाओ सड़क पे, सिंधिया जी से सड़क पे आ गए सड़क पे आ गए, सरकार गिर गई कमलनाथ जी की। अब सरकार गिर गई और सिंधिया जी भाजपा में आ गए, तो अब फिर सिंधिया गद्दार हो गए, फिर सिंधिया गद्दार हो गए, फिर सिंधिया गद्दार हो गए। बाहरी कांग्रेस तुम्हें इतना भी ध्यान नहीं है, कल तक जिनके चरणों को छू के तुम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे, अब तुम उन्हें गद्दार कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चलिए, शायद इतने में शर्म आ जाएगी यदि अंदर गैरत जिंदा है तो, वरना तो फिर ठीक है, पत्थर पे कितना पानी डालो, कहाँ टिकता है। फिर किसी मुद्दे के साथ सामने आऊँगा, तब तक मोहनलाल मोदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।